दुर्दाना बेगम अपने मुशीरों और काबिल एतमाद सियासतदानों के दरमियान बैठी मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग कर रही थी। ऐसे ही वक्त फोन के जरिए खुफिया हाथ के सेक्रेटरी ने राब्ता किया। फिर पूछा, क्या आप जानती हैं कि लाहौर में क्या हो चुका है? दुर्दाना बेगम ने कहा, नहीं, आज के अखबारात में कोई तशवीशनाक खबर शाया नहीं हुई थी। बात क्या है? खुफिया हाथ के सेक्रेटरी ने कहा, हमारे बॉस ने अमानत शेख को खरीद लिया था। हाशिम की अंडरग्राउंड माफिया को नीस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन हमारी एक एजेंसी ने इत्तला दी है कि कोठी में अमानत शेख और उसके 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। अमानत शेख के सिर्फ घुटनों पर कई गोलियां चलाई गई थीं, मगर अस्पताल पहुंचने तक उसने दम तोड़ दिया। वो बोली, कातिलों के सिलसिले में कोई सुराग लगाया गया है? खुफिया हाथ के सेक्रेटरी ने कहा, ये वारदात हाशिम की बहन डॉक्टर आमना की कोठी में हुई है। हाशिम हमेशा हमजा और राजा की मदद करता रहता था। अब हाशिम से गद्दारी करने वाले अमानत शेख को हमजा और राजा ही हलाक कर सकते हैं। दुर्दाना ने कहा, इससे जाहिर होता है कि वो दोनों लाहौर में ही हैं। इलेक्शन के मुकम्मल नताइज के सामने आने तक कुछ भी कर सकते हैं। खुफिया हाथ का सेक्रेटरी बोला, आप फिक्र न करें, प्रेस मीडिया हमारी मुट्ठी में है। वो आपके खिलाफ अपने बयानात शाया नहीं करा सकेंगे और न ही जो राज आपके सेफ से चुरा कर ले गए हैं उन्हें अवाम के सामने पेश कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए अवाम के सामने आना होगा। जो सामने आकर सच नहीं बोलते उनकी सच्चाई को तस्लीम नहीं किया जाता है। दुर्दाना बोली, प्लीज एक बात सच बताएं कि हमजा और राजा वाकई जिंदा हैं या आप अमानत शेख के कत्ल को उन मुर्दों के सर पर डाल रहे हैं? सेक्रेटरी बोला, मैं पर्सनल सेक्रेटरी होने के बावजूद अपने साहब के बहुत से राज नहीं जानता। जो मुझे मालूम है वही कह रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। वो खामोश रहा, फिर बोला, प्लीज फोन बंद कर दें, मैं अभी थोड़ी देर के बाद फोन करूंगा। दुर्दाना बेगम फोन करके अपने मुशीरों और अपनी पार्टी के खास सियासतदानों को फोन पर होने वाली गुफ्तगू तफसील से बताने लगी। एक मुशीर ने कहा, हाशिम डॉक्टर आमना का भाई है। हाशिम की तबाही का इंतकाम हमजा और राजा ही ले सकते हैं। उन्होंने ही अमानत शेख को कत्ल किया होगा। दूसरे ने कहा, एक ही बंगले में अमानत शेख को उसके 4 गार्ड समेत कत्ल कर देना बच्चों का खेल नहीं है। ये काम वही दोनों कर सकते हैं। फिर मोबाइल फोन की बजर की आवाज उभरी। दुर्दाना बेगम ने लपक कर फोन उठाकर ऑन किया। दूसरी तरफ से खुफिया हाथ के पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा, मैडम, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में आप ही हुकूमत बनाएंगी, लेकिन एक बुरी खबर है। गॉडफादर हाशिम पाकिस्तान पहुंच गया है, फिर से अपनी खोई हुई ताकत और इख्तियारात हासिल कर रहा है। दुर्दाना बेगम ने बेयकीनी से कहा, ये कैसे हो सकता है? खुफिया हाथ ने उसके तमाम अड्डों को तबाह कर दिया था। उसके लिए एक तिनके का सहारा नहीं रहने दिया था। वो पाकिस्तान आते ही गिरफ्तार हो जाता, लेकिन वो आ चुका है और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। आपका साहब इस कदर इख्तियारात से खाली नहीं है। खुफिया हाथ का पर्सनल सेक्रेटरी बोला, ताकत और इख्तियारात हर जगह काम नहीं आते। हाशिम जैसे गॉडफादर जेरे जमीन रहते हैं, यानी कि रूपोश। कभी हाथ भी आते हैं तो अंडरग्राउंड माफिया उस मुल्क में जलजले पैदा कर देती है, इसलिए कोई गॉडफादर कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता। दुर्दाना बोली, फिर तो ये बात समझ में आ गई कि हाशिम ने अपने गद्दार दस्ते रास्त अमानत शेख को कत्ल किया है। वो आइंदा भी हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा। खुफिया हाथ के सेक्रेटरी ने कहा, आप ऑपोजिशन से मुतमईन रहें, नेकबख्त आपकी हुकूमत के खिलाफ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करेगा। खतरा हाशिम की तरफ से है। हमजा और राजा जहां भी हैं, फिर हाशिम से भरपूर ताउन हासिल करने आ जाएंगे। आप शायद अपनी हुकूमत के 5 बरस पूरे कर लें, लेकिन इख्तिदार की ये कुर्सी आपके लिए कांटों की कुर्सी साबित होगी। वो बोली, अब तो मैं भी यही समझ रही हूँ, लेकिन इख्तिदार की कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। आप हमजा और राजा के बारे में नहीं जानते हैं कि वो जिंदा हैं भी या नहीं। प्लीज किसी तरह अपने साहब से मालूम करो या उनसे मेरी बात करवाओ। सेक्रेटरी बोला, जिस दिन आप असेंबली में अपने मेंबरान की अक्सरियत साबित कर देंगी, उसी दिन साहब आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन करेंगे। आप उसी दिन हमजा और राजा के बारे में कुछ मालूम कर सकेंगी। फोन का राब्ता खत्म हो गया। दुर्दाना बेगम ने अपने आसपास बैठे हुए मोतमिद अफराद से कहा, हमजा और राजा के बारे में बड़ी राजदारी बढ़ती जा रही है। सेक्रेटरी कुछ छुपा रहा है या ये बात बना रहा है कि वो खुफिया हाथ का राजदार होने के बावजूद उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। मुशीर बोले, यकीनन वो इस सिलसिले में टाल रहा है। दुर्दाना बोली, एक बुरी खबर यह है कि हाशिम पहले की तरह ताकत और इख्तियारात हासिल करके अंडरग्राउंड माफिया का गॉडफादर बन गया है। एक मुशीर बोला, मैडम, ये तो वाकई बुरी खबर है, लेकिन इस खबर से पता चलता है कि खुफिया हाथ शेख से सौदा करके घाटे में रहा है और वो गॉडफादर हाशिम का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। दुर्दाना बेगम ने कहा, सियासत के मैदान में शेर पर सवा शेर होते हैं। खुफिया हाथ बेहद ताकतवर है, उसके बावजूद आलमी सतह पर मुजरिमों से इसलिए नहीं टकराता कि वही मुजरिम या उसके साथी मुजरिमों के सरगना और गॉडफादर जैसे लोग अक्सर उसके काम आते रहते हैं। बहरहाल आज या कल तक खुफिया हाथ से
मेरी बराह रास्त गुफ्तगू होगी। दुर्दाना बेगम के आसपास जो कामयाब सियासतदान बैठे हुए थे उनमें इकराम शाह भी था, वही इकराम शाह जिसकी कोठी में ताबानी और मुराद मेहमान बनकर आए थे। ये सिर्फ इकराम शाह, मकतूल काशिफ अकबर और दुर्दाना बेगम जानते थे कि ताबानी और मुराद रॉ की तरफ से आने वाले दहशतगर्द हैं। वो दोनों बम साजी और बम डिस्पोजल के माहिर थे। मकतूल काशिफ अकबर के हुक्म पर इकराम शाह ने उन्हें अपनी कोठी में मेहमान बनाकर रखा था। दुर्दाना बेगम के सामने ऐसे मुजरिमों की फहरिस्त पेश कर दी गई थी जो उसकी पार्टी के लिए काम करते हुए गिरफ्तार हो गए थे। ये तय पाया था कि दुर्दाना बेगम अपनी हुकूमत कायम करते ही पहले अपनी मतलूबा अदालतों के जजों की तब्दीलियां करवाएगी, उनकी जगह अपने ताबेदार जजों की तकर्री करेगी, फिर उनके जरिए अपनी पार्टी के मुजरिम कैदियों की रिहाई का हुक्म दिलाएगी। दुर्दाना बेगम के पास रिहाई पाने वाले मुजरिम कैदियों की जो फहरिस्त थी उसमें मुराद का नाम भी शामिल था। इकराम शाह ने कहा, मैडम ये बात आपके इल्म में है कि रॉ के दोनों एजेंट ताबानी और मुराद हमारे कितने जबरदस्त आलायकार रहे हैं। उन्होंने कई बार बम धमाके किए, आखिरी बार लाहौर लिबर्टी मार्केट में धमाके किए और गिरफ्तार हो गए। ताबानी बड़ी चालाकी से फरार हो गया था, बल्कि हो गई थी। बाद में राज खुला कि वो औरत है और मर्द बनकर रहती है। दुर्दाना बेगम ने कहा, मेरे खास आदमी मुझे तमाम अहम रिपोर्ट्स देते रहते हैं। ताबानी बड़ी चालाकी से फरार हुई थी, लेकिन गॉडफादर हाशिम की मदद से। उस वक्त यही समझा गया था कि वो हाशिम की एहसानमंद होगी, लेकिन ये मालूम करके खुशी हुई कि वो रॉ की वफादार है। जिस गॉडफादर हाशिम ने उसकी मदद की थी, ताबानी उसकी बहन डॉक्टर आमना को अगवा करके भारत ले गई। मुझे ऐसी ही मक्कार और दलेर औरत की जरूरत है। अगर वो भारत से फिर यहाँ आ जाए तो मैं उसे पर्सनल बॉडीगार्ड बनाऊंगी। इकराम शाह ने कहा, वो मुराद की दीवानी है, उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अगर आप पहली तरजीह के तौर पर मुराद को रिहाई दिलाएंगी तो वो यहाँ खुद ही दौड़ी चली आएगी। हम जब तक बरसरे इक्तदार रहेंगे तब तक रॉ के किसी जासूस या अफसर से राब्ता नहीं रखेंगे, वरना पाक फौज के इंटेलिजेंस वाले हमारी हुकूमत की इस पॉलिसी को ब्लैक लिस्ट में नोट करेंगे। एक सियासतदान जब्बार हाशमी ने कहा, मैडम जैसा कि आप जानती हैं कि जब आपके खावंद काशिफ अकबर मरहूम की हुकूमत थी तब से रॉ वालों के साथ मैं खुफिया मामला तय करता हूँ और उनकी तंजीम के बारे में मुझसे ज्यादा मालूमात कोई नहीं रखता। अभी शायद मेरी बात का यकीन ना आए, आप बाद में तस्दीक कर लें। मौजूदा सूरत हाल ये है कि ताबानी रॉ से गद्दारी कर रहे हैं। वो मुराद को रिहाई दिलाने के लिए फिर पाकिस्तान आ गए हैं। हाशिम पहले की तरह ताकतवर और बाइख्तियार गॉड फादर बन चुका है। मैं यकीन से कहता हूँ ताबानी गॉड फादर की किसी खुफिया रिहाइश गाह में होगी और अपने मुराद को जेल से रिहाई दिलाने की तदबीर कर रही होगी। दुर्दाना बेगम सामने खला में तकते हुए सोचने लगी। कितने ही मुशीर और सियासतदान मशवरे देने लगे कि पहले ताबानी की गद्दारी के बारे में तस्दीक की जाए। अगर रॉ के आला अफसरान कह दें कि वो गद्दार नहीं है तो हम ताबानी और मुराद पर भरोसा करें। दुर्दाना बेगम ने कहा, चंद घंटों में हकीकत मालूम हो जाएगी। मीर जब्बार हाशमी, आप रॉ वालों के जोनल अफसर से यहाँ मुलाकात करें। ताबानी गद्दार हो या ना हो, हम मुराद को रिहाई दिलाकर एक दूसरी चाल चलेंगे। उसने कहा, दूसरी चाल? वो बोली, हाँ, अगर हम मुराद को रिहाई दिलाकर अपने पास लाएंगे तो वो दीवानी किधर जाएगी, उसकी तरफ या हमारी तरफ? पसमानदा या तरक्की पजीर मुल्कों में जेलों के बारे में जो कहा जाता है वही पाकिस्तानी जेलों के बारे में तहरीरी तौर पर कहा जाता है कि यहाँ की जेलें जराइम सिखाने की यूनिवर्सिटियां हैं। जो बेकसूर और बेगुनाह अफराद पुलिस की ज्यादती के बायस जेल भेजे जाते हैं वो नाइंसाफी की वजह से बरसों वहाँ पड़े रहते हैं। वहाँ के माहौल में ढलना नहीं चाहते, लेकिन बदमाश और दादा कहलाने वाले मुजरिम और रिश्वत लेकर मुजरिमों को मनशियात सप्लाई करने वाले सिपाही और अफसरान उन बेगुनाहों को अपने रंग में रंग लेते हैं और जब वो बेगुनाह और मासूम जेल से बाहर आते हैं तो वो छटे हुए बदमाश और चालाक मुजरिम बन चुके होते हैं। रसायल और अखबारात में जेलों के बदतरीन हालात और जेल के जिम्मेदार अमले के खिलाफ जो लिखा जा चुका है और लिखा जा रहा है वो तहरीरी दस्तावेजात की सूरत इख्तियार कर गए हैं। मुराद के लिए वो माहौल कोई नया नहीं था। वो भारत में ऐसी ही बदतरीन जेलें देख चुका था। यहाँ उसे एक खतरनाक कैदी की हैसियत से अलहदा बैरक में रखा गया था। उस बैरक में ऐसे कैदी थे जिन्हें सजाए मौत दी जाने वाली थी, लेकिन अदालत से अभी तक आखिरी फैसला सुनाया नहीं गया था। मुराद की एक पेशी के वक्त पुलिस और इंटेलिजेंस वाले पुरउम्मीद थे कि सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाएगा, लेकिन जज ने कहा, तमाम सबूत और गवाहों के पेश नजर मुल्जिम मुराद अली के कई जराइम साबित हो चुके हैं। ये मुजरिम सजाए मौत का हकदार
ہے، لیکن یہ عبوری حکومت ہے۔ انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت میرے اس فیصلے کی روشنی میں مجرم مذکورہ کو سزائے موت کا آخری فیصلہ سنانے کی مجاز ہوگی۔ اس عدالتی فیصلے کے باعث مراد کی عمر الیکشن کے نتائج تک بڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ تابانی اسپتال سے کس طرح فرار ہوئی ہے، اور جب تک اسے بھی جیل سے نکال کر نہیں لے جائے گی تب تک سکون سے نہیں رہے گی۔ وہ سزائے موت پانے یا نئی زندگی پانے کے انتظار میں جی رہا تھا۔ ویسے تو وہ تابانی سے بھی زیادہ چال باز اور بہترین فائٹر تھا، بڑی زبردست چالیں چل کر وہاں سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن پیروں سے مجبور تھا۔ میری ڈاکٹر امی نے اس کے گھٹنوں کی ہڈیاں بڑی کامیابی سے جوڑ دی تھیں۔ وہ رفتہ رفتہ ایک ایک پیر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن تیز رفتاری سے دوڑ نہیں سکتا تھا۔ امی نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ گھٹنوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے، پہلے پیروں کی ہلکی پھلکی ورزش کرتا رہے۔ انہوں نے گھٹنوں پر مالش کی، دوا اور کچھ کیپسول اور گولیاں دی، لیکن جب اسے اسپتال سے جیل لایا گیا تو اس سے تمام دوائیں چھین کر رکھ لی گئیں۔ اس سے دوائیں چھیننے کا یہ جواز پیش کیا گیا کہ مالش کرنے والی دوا زہریلی ہے، قیدی اسے پی کر خودکشی کر سکتا ہے۔ اگر جیل کے افسران کی جیبیں گرم کی جاتی تو پھر وہ زہریلی دوا کا جواز پیش نہ کرتے، اس کے برعکس اس کے گھٹنوں کی مالش کے لیے کسی سپاہی کی ڈیوٹی لگا دیتے۔ رشوت دینے کے لیے اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ جس طرح میری امی نے پولیس کو اسپتال میں زیر علاج رہنے والے مراد کے معاملے میں مداخلت سے روک دیا تھا، اس طرح انتقاماً میری امی کو جیل میں مراد سے ملاقات کرنے سے روک دیا۔ کہا گیا تھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے مطابق مراد صحت مند ہے، اس کے گھٹنے بھی ٹھیک ہو چکے ہیں، لہٰذا جب جیلر مناسب سمجھے گا تو جیل کے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائے گا۔ اور میری امی ایک عام ملاقاتی کی حیثیت سے بھی نہ مل سکی کیونکہ مراد را کا دہشت گرد تھا۔ امی کو وضاحت کرنی پڑتی کہ جب ایک قیدی مریض ٹھیک ہو چکا ہے تو وہ کس تعلق سے اس سے ملنا چاہتی ہیں۔ انکل ہاشم نے امی کو یقین دلایا کہ وہ جلد ہی مراد کو جیل سے نکال لائیں گی۔ مراد کے سلسلے میں جیل کے عملے کے علاوہ انٹیلیجنس افسران گاڈ فادر ہاشم سے لاکھوں روپے لے کر بھی مراد کے لیے سہولتیں فراہم نہیں کر سکتے تھے، اس کی دوائیں بھی اسے نہیں دے سکتے تھے۔ پھر جیل کے باہر حالات بدل گئے تھے۔ تابانی کی حماقت سے امی کو اغوا کر کے بھارت پہنچایا گیا تھا تو گاڈ فادر ہاشم نے ناراض ہو کر مراد کو جیل میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ پھر امی کالیا کے آپریشن کے لیے لندن گئیں اور انکل ہاشم ان کی نگرانی کے لیے گئے تو خفیہ ہاتھ نے ان کی انڈر گراؤنڈ مافیا کو نیست و نابود کر دیا۔ اب تابانی میری امی کی بیٹی اور میری بہن بن چکی تھی۔ انکل ہاشم کے دوبارہ گاڈ فادر بن کر طاقت اور اختیارات حاصل کرنے تک انتخابات کے نتائج نکل آئے۔ دردانہ بیگم اسمبلی میں اپنی پارٹی کی اکثریت ثابت کر کے حکمران بن گئی۔ ایسے وقت میں خفیہ ہاتھ نے فون کے ذریعے دردانہ بیگم کو برسرے اقتدار آنے کی مبارکباد دی۔ دردانہ نے کہا، یہ سب آپ کی مہربانی ہے، آپ سیاسی بازیگری اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ حمزہ اور راجہ کے بارے میں حقیقت بتائیں۔ آپ کے اشاروں پر چلنے والا ہر سیاستدان ان سے خوفزدہ کیوں رہتا ہے؟ خفیہ ہاتھ نے کہا، کیوں خوفزدہ رہتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ ہم نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ دونوں لاپتہ ہو گئے؟ ایسے کتنے ہی حمزہ اور راجہ آتے جاتے رہیں گے لیکن اس کے راستے کا کانٹا نہیں بن سکیں گے جس کے سر پر ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ دیٹس آل۔ خفیہ ہاتھ نے فون بند کر دیا۔ دردانہ بیگم بھی فون بند کر کے سوچنے لگی۔ خفیہ ہاتھ اپنے اہم راز کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، پتہ نہیں اس نے حمزہ اور راجہ کو خرید لیا ہے یا انہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ وہ اصل حقیقت صرف اس لیے چھپا رہا ہے کہ وہ دونوں سیاستدانوں کے لیے ہوا بن کر رہیں اور دونوں کے خوف سے ہم خفیہ ہاتھ کے پاس پناہ لیتے رہیں۔ فی الحال وہ مطمئن تھی، اس نے سوچ رکھا تھا کہ خفیہ ہاتھ کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پر لگانا پڑے تو وہ اپنی اور اپنی حکمرانی کی سلامتی کے لیے یہ بھی کر گزرے گی۔ مراد یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس کی ملاقات آئی ہے۔ جب سے وہ جیل آیا تھا را والوں نے بھی اس کی خبر نہ لی تھی اور دوسرا کوئی اس سے ملاقات کرنے نہ آیا تھا۔ اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ میری امی نے اس سے ملاقات کرنے کی کوششیں کی تھیں لیکن کسی نے اس سے ملنے اور دو باتیں کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ مراد میری امی سے بھی بدظن ہو گیا تھا۔ اس کے پیروں میں ڈنڈا بیڑی ڈال کر رکھی جاتی تھی جس کے باعث چلنے میں تکلیف ہوتی تھی اور دونوں پیر زخمی ہو جاتے تھے۔ وہ دو سپاہیوں کے درمیان بڑی تکلیف سے چلتا ہوا اس بڑے کمرے میں آیا جہاں ملاقات کرنے والے
आहनी जालियों के पीछे खड़े रहते थे। वहाँ एक सिपाही ने दोनों सिपाहियों से कहा, इसे यहाँ लाए हो, दिमाग ठीक है क्या? एमएनए साहब यहाँ मुलाकात करेंगे, इसे जेलर साहब के ऑफिस में ले जाओ। वो सिपाहियों के साथ चलते हुए जेलर के दफ्तर में आया तो वहाँ इकराम शाह बैठा हुआ था। मुराद को देखते ही उठकर खड़ा हो गया, फिर जेलर को गुस्से से देखकर पूछा, इसके पैरों में ये डंडा बेड़ी किसने डाला है? फौरन इसे खोलो। जेलर ने फौरन हुक्म दिया। सिपाहियों ने फौरन हुक्म की तामील की। डंडा बेड़ी खोल दी गई। इकराम शाह ने मुराद से मुसाफा करते हुए कहा, तुमने तो अखबारात में पढ़ा होगा कि। मुराद ने नागवारी से कहा, अखबारात? यहाँ तो अखबार के कागज से भी पतली 2 रोटियां दी जाती हैं, सिर्फ रात को, बाकी सारा दिन भूखा रखा जाता है। इकराम शाह ने घूर कर जेलर को देखा। वो बोला, सर यहाँ इंटेलिजेंस वाले सिर्फ इस कैदी के लिए बहुत सख्ती करने को कहते हैं, हम मजबूर हैं। इकराम शाह बोला, वो दौर गुजर गया, अब हमारी हुकूमत है। तुम्हें मैडम दुर्दाना बेगम ने फोन किया था? जेलर बोला, यस सर, ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मैडम ने मुझसे बात की। इकराम शाह ने कहा, आइंदा भी खुशकिस्मत रहना चाहते हो और अपनी वर्दी उतरवाना नहीं चाहते तो अभी मिस्टर मुराद को मेडिकल ट्रीटमेंट दो, रहने के लिए जेल का A क्लास कमरा दो, ये जितनी सहूलतें चाहते हैं वो मुहैया करो। इनकी फाइल दोबारा खोली जा चुकी है, जल्द ही अदालत से इनकी रिहाई का हुक्मनामा मिलेगा। जेलर ने सिपाहियों से कहा, डॉक्टर को जख्मों की मरहम पट्टी के लिए बुलाओ। सिपाही चले गए। इकराम शाह ने जेलर से कहा, प्लीज आप भी कुछ देर के लिए जाएं, मैं कुछ जरूरी बातें करूंगा। जेलर भी चला गया। इकराम शाह ने मुराद के शाने पर हाथ मारकर उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, सियासी जंग में जख्मी होना पड़ता है, बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, मगर अब तुम्हारे मसाइब के दिन खत्म होने वाले हैं। हमारी पार्टी जीत गई है, अब हमारी हुकूमत कायम हो चुकी है। हमारे जितने कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया था उन्हें जल्दी रिहा करवाया जाएगा। सबसे पहले तुम्हें रिहा कराने की कोशिशें की जा रही हैं। जानते हो क्यों? मुराद बोला, क्यों? इकराम शाह ने कहा, तुम्हारी ताबानी गुमराह हो गई है। मुराद बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी ताबानी पर इल्जाम लगा रहे हैं। इकराम बोला, गुमराही का मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे बेवफाई कर रहे हैं, वो दरअसल दुश्मनों की साजिश का शिकार हो गई है। गॉडफादर हाशिम ने उसे फरार होने का मौका दिया तो वो समझने लगी कि हाशिम और डॉक्टर आमना उसके हमदर्द हैं, उनकी खातिर उसने रॉ तंजीम से गद्दारी की। मुराद ने हैरानी से पूछा, रॉ से गद्दारी? वो बोला, सिर्फ गद्दारी नहीं, वो डॉक्टर आमना को अपनी अम्मी और उस गॉडफादर को अंकल हाशिम कहने लगी है। मेरी तो समझ में यही आ रहा है कि डॉक्टर आमना ने ताबानी को ऐसी दवा खिलाई है जिसके असर से उसका दिल अपनों से भर गया है और वो बेगानों को अपना रही है। मुराद ने कहा, क्या वो आपसे मिली थी? वो बोला, मुझे तो उसका साया तक नजर नहीं आया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। कल रात एक अजनबी ने मुझे फोन पर कहा था, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलेगी, वो सिर्फ मोबाइल फोन पर अपने मुराद से बात कर सकती है। उस अजनबी ने मुझे एक मोबाइल का नंबर दिया, मैंने उससे बातें करते हुए उसके दिए हुए नंबर पर राब्ता किया। उसकी आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, बेटी ताबानी, मैं तुम्हारा अंकल इकराम शाह बोल रहा हूँ। उसने जवाब में कहा, मैं सिर्फ मुराद से बातें करूंगी। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। इकराम शाह ने मोबाइल निकाल कर मतलूबा नंबर पंच करते हुए कहा, मैं उससे राब्ता कर रहा हूँ, तुम उससे बात करो। राब्ता होने पर उसने मुराद को मोबाइल दिया। मुराद ने उसे कान से लगाकर कहा, हेलो ताबानी, मैं मुराद बोल रहा हूँ। वो खुश होकर बोली, अपना नाम क्या बता रहे हो? मैं तो लाखों करोड़ों बोलने वालों के दरमियान तुम्हारी आवाज पहचान सकती हूँ। वो बोला, ताबानी तुम कहाँ हो? वो बोली, मैं अपने जाननिसार साथियों में हूँ, तुम्हें जेल से निकालने के बाद एक खुफिया पनाहगाह में ले चलूंगी। कल शाम अंकल हाशिम ने कहा था कि इकराम शाह एमएनए बन चुका है, उसकी पार्टी की हुकूमत है, मैं इकराम शाह के जरिए तुमसे बात कर सकती हूँ, तुम इत्मीनान रखो, अंकल हाशिम तुम्हें जल्द ही जेल से निकाल कर ले आएंगे। मुराद बोला, तुम्हारा दिमाग चल गया है, ये तुम बार बार अंकल हाशिम का जिक्र कर रही हो, ये किस खेत की मूली है? ताबानी ने गुस्से से चीख कर कहा, मुराद। फिर जरा नर्म पड़कर बोली, अंकल हाशिम हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल न करो। मैंने अपनी अम्मी आमना और अंकल हाशिम की मदद से रिहाई हासिल की थी। अंकल ऐसे हैं कि जेल तोड़कर भी तुम्हें वहाँ से निकाल लाएंगे। मुराद बोला, तुम ये कैसी अहमकाना बातें कर रही हो? अंकल इकराम शाह की पार्टी ने हुकूमत बनाई है, वो मुझे अदालत से बाइज्जत बरी करवाने वाले हैं, हम दोनों पर से दहशतगर्द होने का इल्जाम मिटाने वाले हैं, हम मुजरिम नहीं मुअज़्ज़ज़ शहरी कहलाएंगे और तुम उस डॉक्टर और गॉडफादर के बहकाने में आकर जेल तोड़ने और मुझे मुजरिम की तरह फरार होने को कह रही हो। ताबानी बोली, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें अदालत से बाइज्जत तौर पर बरी करवाया जा सकता है, ये अच्छी बात है, लेकिन इज्जत मिलने के बाद हम मुजरिमाना जिंदगी नहीं गुजारेंगे। मुराद बोला, हम सियासतदानों के मोहरे हैं, शतरंज की बिसात से मात खाकर ही बाजी से अलग होकर
मुर्दा होकर बिसात से बाहर निकल सकते हैं। तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ अंकल इकराम शाह के पास जाओ और मेरा इंतजार करो। वो बोली, इकराम शाह के पास जाने का मतलब है हम फिर उनके सियासी मोहरे बन जाएंगे। मुराद ने कहा, हमने एक साथ बरसों कैंप में रहकर यही तरबियत हासिल की है, हमारे मुकद्दर में जो बनना था हम बन चुके हैं। वो बोली, मुराद ये लोग ताकत और इख्तियारात के मोहताज हैं, आज ये हुकूमत न बना पाते तो ये तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचने के लिए जेल में ही पड़ा रहने देते। मुराद बोला, मुझे बच्चा समझ कर ना समझाओ, इस दुनिया में सिर्फ ताकत और इख्तियारात से ही सब कुछ होता है। वो बोली, गलत कह रहे हो, सिर्फ हौसले से होता है। यहाँ अंकल हाशिम इख्तियारात और ताकत से खाली हो गए थे। मेरी मदद करने वाली अम्मी मजबूरन लंदन में हैं, मगर मेरा हौसला देखो कि मैं तन्हा होकर तुम्हें रिहाई दिलाने आई हूँ। इकराम शाह से कहो अपनी पार्टी की हुकूमत से ताकत और इख्तियारात हासिल करके तुम्हें फौलादी कले में बंद कर दे। अपने होने वाले बच्चे की कसम, मैं तुम्हें इस फौलादी कले से सही सलामत निकाल लाऊंगी। वो बोला, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम मरते मरते भी अपनी जिद पूरी करोगी, जो कह रही हो वो कर गुजरोगी, लेकिन पूरी हुकूमत को चैलेंज करना दानिशमंदी नहीं है, जबकि मैं बड़ी आसानी से बाइज्जत बरी हो सकता हूँ। ताबानी बोली, बाइज्जत न कहो, कानून के मुंह पर कालक लगाकर चंद जमीर फरोश जजों को खरीद कर ये आज के हुक्मरान तुम्हें बाइज्जत रिहाई दिलवाएंगे, ना बाइज्जत जिंदगी गुजारने देंगे। मैं अपने होने वाले बच्चे की खातिर इज्जत से जीऊंगी और इज्जत से मरूंगी। तुम मेरे बच्चे के बाप हो, तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। वो बोला, तुम चाहती हो कि अमन अमान से अदालत के जरिए मुझे रिहाई न मिले। ताबानी बोली, रिहाई जरूर मिले, मगर हम किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी तंजीम के लिए दहशतगर्द बनकर नहीं रहेंगे, हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे। वो बोला, मैं फोन पर तुमसे मजीद बहस नहीं करूंगा, तुम जहां भी रहो खामोश और अमनो अमान से मेरी रिहाई का इंतजार करो। हम रूबरू बैठकर आइंदा जिंदगी गुजारने के मुतालिक सोचेंगे। वो बोली, तुम सोचो, फोन इकराम शाह को दो। मुराद ने उसे फोन दिया। वो फोन लेकर कान से लगाकर बोला, हेलो ताबानी, मैं इकराम शाह बोल रहा हूँ, तुम हुक्म करो, जो चाहोगी वही होगा। वो बोली, ये अपनी पार्टी लीडर दुर्दाना बेगम से पूछो, जिंदा रहकर घर से असेंबली तक जाना चाहती है या कब्रिस्तान तक। अल्लाह के सिवा ऐसा कौन सा मुहाफिज है जो 24 घंटे उसकी हिफाजत करे। कोई जरूरी नहीं कि वो गोली खाए, किसी डिश का जहर भी खा सकती है। किसी कॉकटेल पार्टी में एक जाम नोश करके हमेशा की नींद सो सकती है। असेंबली में तकरीर करते करते कहीं से भी एक ठाई की आवाज के साथ तकरीर हलक में हड्डी की तरह फंस सकती है। इकराम शाह ने कहा, मैं तो सोच रहा था मुराद की रिहाई की खुशखबरी सुनकर तुम खुशी से नाचने लगोगी। ताबानी बोली, नाचना होता तो पिछली रात तुम्हारी जबान से रिहाई की खबर सुन लेती, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ कहने का मौका नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारे जरिए मुराद को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया ताकि तुम लोगों को नचा सकूं। बेशक मैं कानूनी तौर पर मुराद की रिहाई चाहती हूँ, ये रिहाई जल्द हो जाए तो बेहतर है, वरना दुर्दाना बेगम की तरह तुम्हें भी असेंबली का रास्ता भुला दूंगी। उसने फोन बंद कर दिया। इकराम शाह ने झुंझलाकर अपना मोबाइल बंद करते हुए कहा, मुराद, तुम इस औरत के साथ गुजारा कैसे करते हो? मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये कुछ नीम पागल है। ये डॉक्टर आमना को अगवा करके भारत ले गई थी, वहाँ ले जाकर उसी डॉक्टर आमना की बेटी बन गई, रॉ वालों के लिए अजाब बन गई और अपनी डॉक्टर माँ को लंदन पहुँचा दिया और खुद पाकिस्तान आ गई। यहाँ ये मफरूर कहलाती है, इसके लिए कदम कदम पर खतरा है। इन हालात में भी वो धमकी दे रहे हैं कि मुझे और हमारी पार्टी लीडर दुर्दाना बेगम को कभी असेंबली तक नहीं पहुँचने देगी। मुराद ने कहा, इस अड़ियल घोड़ी को सिर्फ मैं ही लगाम दे सकता हूँ, मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द रिहाई दिलाकर उसके पास जाने दो, मैं उसे बहला फुसला कर आपके पास ले आऊंगा, वरना आप नहीं जानते, जब उसने कह दिया है कि आप में से कोई असेंबली नहीं पहुंचेगा तो खुफिया हाथ की बनाई हुई कठपुतली हुकूमत रेत के घरोंदे की तरह बैठ जाएगी। वो या तो मर जाएगी या फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएगी। अगर आप सब असेंबली तक न पहुंच सके तो सारी दुनिया में बदनामी होगी। इकराम शाह बोला, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, हुकूमत कायम हो और हुक्मरान असेंबली के दरवाजे तक न पहुंच पाए तो बड़ी जग हसाई होगी। मुराद बोला, आप मुझे ताबानी से मिला दें, मैं वादा करता हूँ कि ऐसी कोई जग हसाई की बात नहीं होगी, मैं उसे ठंडा कर दूंगा। इकराम शाह सर झुकाकर सोचने लगा। ताबानी का चैलेंज खोखला नहीं था। हाशिम ने एक गॉडफादर की हैसियत से फिर एक बार ताकत और इख्तियारात हासिल कर लिए हैं। ताबानी जो कह रही है वो कर दिखाना तो मुश्किल नहीं होगा। इकराम शाह और दुर्दाना बेगम अपनी सिक्योरिटी के कितने इंतजामात कर सकेंगे? असेंबली पहुंचने तक कहीं भी मौत की ठोकर लग सकती है। जब हुकूमत बनाई है तो असेंबली तक जाना जरूरी था और मौत की ठोकर भी लाजमी थी। ये बात खुफिया हाथ तक
पहुंची। उसने कहा, ताबानी के बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन इसलिए नजरअंदाज करते रहे कि पाकिस्तान की सियासत में ताबानी का अमल दखल नहीं था। अब ये गौर करने का मकाम है, जो ताबानी डॉक्टर आमना को अगवा करके भारत ले जा सकती है। शमशीर सिंह कालिया को रॉ के पुष्कर कैंप से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। रॉ के तमाम अफसरान को मजबूर कर सकती है कि डॉक्टर आमना को लंदन पहुंचाया जाए और खुद बेशुमार खतरात मोल लेकर दोबारा पाकिस्तान आ जाए। वो खतरनाक औरत नए हुक्मरानों और उनकी पार्टी लीडर दुर्दाना बेगम को मालूम नहीं कैसे कैसे हथकंडों से असेंबली में जाने से रोकेगी और खुफिया हाथ की बनाई हुई हुकूमत को सारी दुनिया में मजाक बना देगी। दुर्दाना ने पूछा, आप क्या हुक्म देते हैं? वो बोला, लचक पैदा करो, मुराद को जेल से निकाल कर ताबानी को फिलहाल ठंडा कर दो, उसके बाद हम उसे दाम मिलाकर पूछेंगे कि वो हमजा और राजा का अंजाम क्यों भूल गई थी। राब्ता खत्म होने पर दुर्दाना ने कहा, ताबानी से कह दो 3 दिन के अंदर मुराद उसके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए